तो ट्यूबुलर सिक्रेशन देखेंगे, ग्लोमेरुलर सिक्रेशन देख लिए थे, मेलपिगियन बॉडी देख लिए थे, अब ट्यूबुलर सिक्रेशन देखेंगे। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस में हम लोग क्या देखें, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो तीन चीज था, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन, दो चीज था, दोनों में क्या कॉमन था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो उसका टेबल आगे देख लेंगे, लेकिन यहाँ भी उसका कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होगा, किसका एब्जॉर्प्शन होगा, किसका सिक्रीशन होगा, ये देख लेते हैं। इसके अलावा भी जो ट्यूब्यूल्स में फेनोमेना हो रहा है उसको भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो ग्लोमेरुलस के बाद आता है पीसीटी। पीसीटी क्या है, पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है जो बहुत हाईली कॉन्वुलेटेड होता है, मीन्स बहुत ज्यादा लेयर्स में प्रेजेंट होता है। और इसमें एपिथेलियम पाया जाता है जिसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सीलिया भी होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करेगा, तो पीसीटी का सरफेस एरिया बढ़ा देगा। पीसीटी का सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, किसका, फ्लूइड्स का। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ये काम है। एनसीईआरटी में डाटा है 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है माइक्रोविलाई और क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन पीसीटी। इसके अलावा भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम और माइक्रोविलाई होता है, लेकिन उसका नंबर कम होता है और वो प्रेजेंट होता है डीसीटी में। इसके बाद स्ट्रक्चर होता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है ये कॉर्टिकल रीजन से मेडुलरी रीजन में आएगा, जैसे कि पहले डिस्कस कर चुका है। कॉर्टिकल रीजन से मेडुलरी रीजन में आएगा और मेडुलरी रीजन में आने के बाद ये क्या करेगा, यू शेप बनाएगा और यू शेप बना के दोबारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के थ्रू दोबारा कॉर्टेक्स में चला जाएगा। तो इन बिटवीन क्या करेगा, ये ब्लड का या फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करेगा, पहला। दूसरा, आयन एक्सचेंज को बैलेंस करेगा। अब ये जो मेड्यूला तक आ गया था लूप ऑफ हेनले, ये जाएगा दोबारा कॉर्टेक्स के पास। फिर कॉर्टेक्स में डीसीटी मिलेगा, डीसीटी के बाद फिर अगेन कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के बाद फिर ये आगे फिर प्रोसेस पाथवे फॉलो करेगा जो कि बता चुके हैं। अब जो पीसीटी है, पीसीटी में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है, ये टेबल में देख लेंगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको देख लेते हैं। जैसे पीसीटी न्यूट्रिएंट को रीअब्सॉर्ब कर लेगा, न्यूट्रिएंट को फ्लूइड में नहीं आने देगा जिससे कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब कर लेगा, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगा
अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ वाटर को क्या कर लेगा, ये रीएब्जॉर्ब कर लेगा। जनरली जीएफआर कितना होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, 125 मिनट 125 लीटर पर मिनट। और एक दिन का देख ले तो 180 लीटर एक दिन में, लेकिन यूरिन सिर्फ 1.5 लीटर आता है अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ एनसीईआरटी। यूरिन कितना आता है, 1.5 लीटर पर डे। इसका मतलब क्या है कि 99% जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो गया, और 70 to 80% कहाँ रीएब्जॉर्ब हुआ, पीसीटी में। इसके बाद देखेंगे इसके बाद आयन एक्सचेंज देखते हैं। NH3 क्या हुआ, रीएब्जॉर्ब हुआ। ध्यान से देखेंगे यार, NH3 क्या हुआ, रीएब्जॉर्ब हुआ। पोटेशियम सिक्रीट हो गया, सॉरी NH3 क्या हुआ, NH3 सिक्रीट हुआ, और पोटेशियम रीएब्जॉर्ब हो गया, न्यूट्रिएंट भी रीएब्जॉर्ब हो गया, वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो गया, NaCl भी रीएब्जॉर्ब हो गया, और बाइकार्बोनेट भी रीएब्जॉर्ब हो गया। अब इसको एक डायग्राम एक बार देख लिए। अब इसका आयन एक्सचेंज जो है वो हम लोग देख चुके हैं। आयन एक्सचेंज कैसे हो रहा है, H+ आयन क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है ट्यूब्यूल्स में, NH3 भी सिक्रीट हो रहा है, पोटेशियम क्या है, एब्जॉर्ब हो रहा है। आयन एक्सचेंज देख लिए। अब एसिड बेस बैलेंस देख लेते हैं पीसीटी में। अगर पीसीटी में H+ आयन एंटर करता है, इसका मतलब फ्लूइड का एसिडिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फ्लूइड का एसिडिटी बढ़ रहा है, तो फ्लूइड का एसिडिटी को जब बढ़ेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाइकार्ब डालना पड़ेगा। H+ डालने से पीएच घटेगा, जिसको कौन रेगुलेट करेगा, बाइकार्ब। बाइकार्ब डालने से पीएच स्टेबल हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, तो यह एसिड बेस बैलेंस हो जाएगा। एसिड बेस बैलेंसिंग कर दिया। इसके बाद अभी हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी का डायग्राम में, अब ये एसिड बेस बैलेंस बताने के लिए था। अब नॉर्मल डायग्राम पे आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर H+ आयन ट्यूब्यूल्स में एंटर कर रहा है तो एसिडिटी बढ़ रहा है, तो एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए क्या डालेंगे हम लोग, बाइकार्ब। लेकिन जब H+ आयन रीएब्जॉर्ब होगा तो ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, H+ आयन कम होगा तो पीएच बढ़ेगा, तो उसको भी मैनेज करने के लिए हम लोग क्या डालेंगे, बाइकार्ब।
इसके बाद पीसीटी के बाद आ जाता है हम लोग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि पोटेशियम जो है वो रीअब्सॉर्ब होगा, इसके साथ यूरिया भी एब्जॉर्ब होगा। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में यूरिया एब्जॉर्ब होगा और वाटर जो है वो निकल जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। क्यों? क्योंकि इसमें एक्वापोरिन्स होता है। एक्वा मीन्स वाटर, पोरिन्स मतलब पोर, ऐसा पोर जो वाटर को फैसिलिटेट करे सिक्रीट करने के लिए। एक्वापोरिन्स होता है। एक्वापोरिन्स से क्या होगा, वाटर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से बाहर निकल जाएगा। इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म में अच्छे से देखेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आएंगे। अब यहाँ पे पोटेशियम क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था, रीएब्जॉर्ब हो रहा था, और जो पोटेशियम रीएब्जॉर्ब हुआ वो दोबारा कहाँ एंटर कर गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। अब जैसे ही हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आते हैं तो दो लिम्ब होता है, थिन लिम्ब और थिक लिम्ब। थिन लिम्ब में क्या है कि यूरिया, वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया या यूरिया जो है वो एब्जॉर्ब होता है थिन सेगमेंट में, जो कि कहां से आता है, कलेक्टिंग डक्ट से आता है। इसके बाद जो भी आयंस थिन सेगमेंट से सिक्रीट होगा वो पैसिवली होगा, कोई एनर्जी नहीं लगेगा इसमें, पैसिवली सिक्रीशन होता है यहाँ से। और जो भी थिन सेगमेंट में जो भी आयन सिक्रीट होगा यहाँ से वो क्या होगा, एक्टिवली होगा। कुछ आयंस चैनल, कुछ आयन का चैनल्स होता है, उनको छोड़ के जो भी आयन है, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये क्या है, इसके लिए पंप ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। तो ये इनका ट्रांसपोर्ट एक्टिवली ही होगा, पैसिवली नहीं होगा। लेकिन कुछ चैनल्स में जहां एक्वापोरिन्स ओपन होता है, ये वाटर के साथ एंटर कर जाता है तो वहां पैसिव हो जाता है। जैसे पोटेशियम यहाँ पे पैसिवली क्या हुआ है, ट्यूब्यूल्स में आ गया है। यहाँ पे जो पोटेशियम है ये एक्टिवली गया हुआ है, और थिन सेगमेंट में सब कैसे जाएगा, पैसिवली, और थिक सेगमेंट में एक्टिवली। अब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है उसका थिक सेगमेंट में NaCl जो है वो इजेक्ट आउट होता है, पोटेशियम निकलता है। पोटेशियम कहां से निकलता है, यहां जो एंटर किया था वो निकल जाता है, मींस आयन बैलेंस हो रहा है। पहले पोटेशियम निकला, फिर एंटर किया, फिर निकला, फिर यहाँ पे एंटर कर जाएगा, मींस पोटेशियम बैलेंस है। अब पोटेशियम को इतना फोर्स क्यों दे रहे हैं देखेंगे आगे। इसके बाद जो भी डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होगा वो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन तभी हार्मोन्स के प्रेजेंस में होता है। जनरली एल्डोस्टेरॉन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के प्रेजेंस में यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। वो भी स्टार्टिंग के पोर्शन में नहीं, जो पोर्शन कलेक्टिंग डक्ट से अटैच्ड होता है वहां पे, यानी डिस्टल पोर्शन में होता है। एडीएच और वैसोप्रेसिन, एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन दोनों एब्जॉर्ब का होता है डिस्टल पोर्शन ऑफ डीसीटी। अब यहाँ पे भी सेम फेनोमेना जो पीसीटी में था वो यहाँ भी है। जो पोटेशियम को बैलेंस कर दिए। अब यहाँ पे NH3 ट्यूब्यूल्स में आया था नाइट्रोजनस वेस्ट, यहां से NH3 बाहर निकल गया। जो एक्सेस वाटर था वो भी रीएब्सॉर्ब हो गया।
और क्योंकि यहाँ H+ आयन एंटर कर रहा है तो फ्लूइड कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम को फिर बैलेंस करने के लिए क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पे, बाइकार्ब डालेंगे। फिर इसके बाद आएगा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, H+ आयन को सिक्रीट करेगा, पोटेशियम को सिक्रीट करेगा, और जो भी एक्सेस वाटर है उसको सिक्रीट करेगा और कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगा। इसके अलावा थिक सेगमेंट में कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स भी होता है, तो वहां से कैल्शियम क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। जो NaCl ट्रांसपोर्ट होता है, NaCl ट्रांसपोर्ट होता है वो पैसिवली होता है, क्योंकि उसके लिए भी फैसिलिटेटेड चैनल्स होता है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लिए थे। अब इसके बाद जो भी रह गया है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म में देखेंगे। यहाँ पे बस यही नहीं बताया गया है कि कॉर्टेक्स का जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम होता है, मेडुला का ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म में देखेंगे। बस इतना अभी ध्यान रख लो कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में NaCl जो है वो एंटर करेगा, वाटर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें एक्वापोरिन्स होता है। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में थिन सेगमेंट में NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, और इसमें एक्वापोरिन्स नहीं होता है, तो जितना वाटर उसमें है वो प्रिजर्व रहेगा, वो मेंटेन रहेगा। और अगर वाटर एक्सेस है तो वो DCT से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ वाटर इम्परमिएबल होता है, यहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, और NaCl यहाँ से इजेक्ट आउट हो जाएगा थ्रू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।